गुड मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। जैसे कि आप सभी को पता है जो प्राचीन इतिहास का जो सेशन चल रहा है उसमें हम लोग आज का लास्ट वीडियो है, ठीक है। यानी आज प्राचीन इतिहास जो है खत्म हो जाएगा, कल से मध्यकालीन में शुरू हो जाएंगे लोग, मध्यकालीन में पढ़ा जाएगा। देखो बहुत सारे बच्चे बोल रहे हैं कि प्राचीन इतिहास में कल भी बोला था कि खत्म हो जाएगा, लेकिन देखो चौहान वंश बच गया था। चौहान वंश को मैं कल भी बोला था कि इसको थोड़ा डिटेल समझा जाएगा, क्योंकि ये काफ़ी हमारे देश में चर्चा में है। चौहान वंश पृथ्वीराज चौहान के बारे में काफ़ी चर्चा में है, तो थोड़ा इसको डिटेल समझ लिया जाएगा। इसमें मूवी भी आई हुई है, तो मूवी में क्या है और एक्चुअली में बुक में क्या लिखा हुआ है, इसमें दोनों में अंतर समझ लेंगे। तो वीडियो में लास्ट तक बने रहे, आपको बेहतर तरीका समझ आ जाएगा कि चौहान वंश जो है पृथ्वीराज चौहान के बारे में जो फिल्म में है, मूवी में जो है, और हकीकत में क्या है, दोनों में क्या वास्ता है, उसके बारे में डिटेल से समझ लिया जाएगा, ठीक है। तो लास्ट तक वीडियो बने रहिए। तो मैं हूँ आलमगीर आलम और आप क्या देख रहे हैं, अपना ही चैनल आलम स्टडी सेंटर 0 है, ठीक है। तो ये जो चौहान वंश है इसको डिटेल से समझ लेना है, और जहाँ भी किसी भी तरह का आपको दिक्कत लग रहा हो कमेंट करके जरूर बताना, और लास्ट तक वीडियो देखिए। अगर बेहतर तरीके से आपको समझ आ जा रहा है और लग रहा है कि वीडियो जो जेन्युइन बनाया गया है, अगर बेहतर तरीके से आपको समझ ले रहे हैं और कुछ इससे आपको जानकारी मिल रही है, तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब करें। और आपको लग रहा है कि वीडियो किसी काम का नहीं है तो स्किप करके जा सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। बहुत सारे चैनल मिलेंगे, बहुत सारे चैनल से आप शिक्षा ग्रहण कर सकते हैं। मेरा मकसद क्या है, आपको शिक्षा देना, और आप मेरे मतलब कहने का उद्देश्य यही है कि आप कहीं से भी पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर, चाहे मेरे चैनल से पढ़े या किसी भी चैनल से पढ़े, लेकिन पढ़े जरूर। 10-15 मिनट का टाइम दिन 24 घंटे में आप निकाल कर आराम से पढ़ सकते हैं, कोई ज़्यादा टाइम है भी नहीं, और ऐसे पढ़ते रहेंगे। जिसको एग्जाम देना वो भी पढ़े, जिसको नहीं भी देना वो भी पढ़े। एज ए नॉलेज के लिए आपको जानने की जरूरत है, क्योंकि जानते रहिएगा तभी कुछ कहीं भी बोल पाइएगा, ठीक है। तो चौहान वंश को शुरू करेंगे। तो चौहान वंश में सबसे पहले देखेंगे तो चौहान वंश का संस्थापक कौन है, तो वसुदेव हैं। वसुदेव को सिंह राज भी कहा जाता है, ठीक है, सिंह राज भी कहा जाता है वसुदेव को, याद रखना। चौहान वंश का संस्थापक कौन है, वसुदेव, इन्हें सिंह राज भी कहा जाता है। अरुणो राज जो है, अरुणो राज जो है, ये अगला शासक आते हैं, ये क्या बोलते हैं इसको, चौहान वंश का अगला शासक कौन है, अरुणो राज। अरुणो राज के दरबार में एक संस्कृत विद्वान है, उनका नाम क्या है, विशल देव जो है क्या कर रहे हैं, एक संस्कृत नाटक की रचना कर रहा है। उस नाटक क्या नाम है, हरिकेली नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने किया, विशल देव ने, ठीक है। अब ये राजाओं के बारे में कुछ उतना ज़्यादा इंपॉर्टेंट नहीं है, ये जानने की उतना जरूरत नहीं है। अब आएंगे कितने सीधे आएंगे पृथ्वीराज चौहान के बारे में। पृथ्वीराज चौहान के बारे में जानना ज़्यादा जरूरी है, क्योंकि इस समय हमारे देश में नए इतिहासकार पैदा हुए हैं, बड़े बड़े फिल्म स्टार जो है इतिहास लिखना शुरू किए हैं। तो घबराने की जरूरत नहीं है, आपको कोई भी इतिहास लिखे जो सरकार द्वारा प्रमाणित रहेगी इतिहास, उसको हम लोग पढ़ा जाएगा, चाहे जैसा भी हो, उसे क्या मतलब है, हम लोग को पढ़ने की जरूरत है। मैं पिछले क्लास में बोल चुका हूँ कि जिस चैप्टर से क्वेश्चन ज़्यादा रहते हैं बच्चे, उसी चैप्टर पर ज़्यादा इंटरेस्ट, मतलब पढ़ने में इंटरेस्ट उन्हीं को आता है, उस चैप्टर को पढ़ने में आता है। बहुत सारे बच्चे देखो यूपीएससी बीपीएससी या किसी भी पीसीएस की तैयारी जो कर रहे हैं, या किसी भी कंपटीशन की तैयारी कर रहे हैं, आप लोगों को ऑलरेडी पता है, सिलेबस में रहता है कि ये चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन आ रहा है। प्रीवियस ईयर क्वेश्चन उठाकर देखोगे तो पता चल जाता है। तो जाहिर सी बात है, जिस टॉपिक से, जिस चैप्टर से ज़्यादा क्वेश्चन रहेगा, उस टॉपिक को बच्चे खंगाल के पढ़ेंगे, चाहे कहीं से भी उठा के पढ़े, ठीक है। तो कहीं से भी हम लोग को पढ़ना है, उसे कोई टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में पढ़ेंगे। तो पृथ्वीराज चौहान का जन्म जो है 1 जून 1163 को हो रहा है, 1 जून 1163। बहुत सारे बुक में 1166 आएगा, 68 आएगा, तो ऑप्शन में जो भी दिया हो मार देना है, ठीक है। लेकिन 1 जून 1163 ज़्यादा सही माना जाता है, ठीक है। तो 1 जून 1163 को किसका जन्म हो रहा है, पृथ्वीराज चौहान का जन्म हो रहा है। इनके पिता का क्या नाम है, सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पू देवी। पिता का नाम सोमेश्वर चौहान, माता का नाम कर्पू देवी, याद रखना, ठीक है। सॉरी, 6 भाषाओं के जानकार थे, यानी पृथ्वीराज चौहान जो है 6 भाषाओं के जानकार थे, यानी कि 6 भाषाओं के उन ज्ञानी थे। अच्छी बात है, बहुत सारे भाषाओं की उनके पास नॉलेज थी, और बहुत सारी चीज़ों की शिक्षा भी ग्रहण किए थे, जैसे कि वेद की, मतलब चिकित्सा की शिक्षा ग्रहण किए थे, और बहुत सारी चीज़ों की ये शिक्षा ग्रहण किए थे, मतलब 5-6 स्किल की उनके पास नॉलेज वगैरह थी, ठीक है। शब्द भेदी बाण के भी ज्ञानी थे। शब्द भेदी बाण क्या है, यानी कि आवाज़ के अनुसार आप तीर चला देना। जैसे कैसे, मान लो आँख पे पट्टी बांध लिया, आँख पे पट्टी बांध लेते थे पृथ्वीराज चौहान, और कोई जैसे टन से बजाता था वहाँ पे वो तीर मार देते थे, ठीक है। यानी कि आवाज़ सुनकर वो बिना देखे हुए तीर चला सकते थे, उसी को बोला जाता है शब्द भेदी बाण। और ये शब्द भेदी बाण की और कोई ज्ञानी कौन था, कोई बता सकता है? राजा दशरथ जो थे, श्री राम भगवान के पिता श्री राजा दशरथ जो थे, वो भी थे शब्द भेदी बाण चलाने के ज्ञानी थे, ठीक है। यानी वो भी आवाज़ सुनकर तीर चला देते थे बिना देखे हुए। उसी तरह कौन चलाता था, ये पृथ्वीराज चौहान भी है, ये भी चला देते थे, क्या, आवाज़ सुनकर आराम से तीर चला सकते थे बिना देखे हुए, ठीक है। अब उसके बाद देखेंगे इनकी जो शादी जो है ना, संयोगिता से हो रही है, संयोग से शादी हो रही है, संयोगिता से, याद रखना, संयोग से शादी हो रही है, संयोगिता से। अब संयोगिता है कौन, जयचंद की बेटी है। जयचंद जो है
वो भी राजा थे, उनकी बेटी कौन थी? संयुगिता। उससे शादी किसका हो रहा है? ये पृथ्वीराज चौहान का। और शादी कैसे हो रहा है उसके बारे में बताएंगे, बड़ी अच्छी कहानी है, सुन लेना, ठीक है। जो बच्चे मूवी देख लिए होंगे वो तो आगे उबिया रहे होंगे कि हमको मालूम है, ठीक है। तो घबराओ नहीं, जो उसको नहीं पता उसको भी जान लेने दो। तो शादी किससे हो रही है? संयुगिता से शादी हो रही है। संयुगिता कौन है? जयचंद की बेटी है, ठीक है। 11 वर्ष की उम्र में शादी कर लेते हैं, ठीक है। इस पर चर्चा नहीं होगा, इसको नहीं सोचने की जरूरत है, ठीक है। 11 वर्ष की शादी, 11 वर्ष की उम्र में कौन शादी कर रहा है? पृथ्वीराज चौहान शादी कर ले। और 22 वर्ष तक होते होते वे क्या कर रहे हैं? 5 रानियों से और शादी कर लेते हैं। यानी कि 22 वर्ष की उम्र तक उनकी कितनी रानियां थी? 5 रानियां थी। भले प्यार मोहब्बत उनसे संयुगिता से थी, लेकिन रानियां 5-5 थी। पहले के राजा महाराजा की बहुत सारी रानियां थी, ठीक है। इसमें भी चर्चा नहीं करना है, आगे बढ़ो। गद्दी पर ये कब बैठते हैं? 13 वर्ष की उम्र में गद्दी पर बैठ जाते हैं, ठीक है। तो गद्दी पर बैठ जाते हैं 13 वर्ष की उम्र पर, मतलब कि बचपन में उनके पिता की देहांत हो जाती है और ये 13 वर्ष की उम्र में ही गद्दी को संभाल लेते हैं। यानी कि बचपन से ही निपुण थे शासन में, बहुत ज़्यादा मेहनत वगैरह किए थे, ठीक है। अब ये जो जयचंद की बेटी संयुगिता से शादी होती है, उसमें क्या कहानी है सुन लो। जयचंद अपनी बेटी की शादी करा रहे थे, कहीं और शादी करा रहे थे, ठीक है। लेकिन पृथ्वीराज चौहान और जयचंद की जो बेटी संयुगिता थी, दोनों में एक दूसरे के साथ प्रेम था, ठीक है। तो स्वयंवर होता था, पहले स्वयंवर में, यानी कि खुद से अपना वर चुनने का आज़ादी थी, लड़कियों की भी आज़ादी थी। वो खुद से एक स्वयंवर रचा जाता था, जहाँ बहुत सारे लड़के आते थे, अपनी अपनी कला दिखाते थे। और जो महारानी थी, यानी जो रानी थी ना, जो राजा की जो बेटी थी, उनको कोई भी वहाँ से वर पसंद आता था, उसको अपना एक्सेप्ट कर लेती, तो उससे शादी हो जाता था, ठीक है। तो वैसे ही स्वयंवर हो रहा था, ठीक है। जयचंद जो है अपनी बेटी के लिए स्वयंवर करा रहे थे। उसी बीच में पृथ्वीराज चौहान आते हैं और संयुगिता को उठाकर लेके चले जाते हैं और शादी कर लेते हैं, ठीक है। तो इस बात से जयचंद काफ़ी खफा होते हैं, काफ़ी गुस्सा आ जाते हैं कि हमारी बेटी को उठा ले गया, हमारे आँख के नज़रों के सामने से हुई, ठीक है। अब क्या होता है कि उससे पहले एक युद्ध हुआ था, तराइन का युद्ध। तराइन का युद्ध होता है कब? 1191 में। 1191 में तराइन की जब युद्ध होती है, तो उसमें पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद गौरी जो है एक दूसरे से लड़ते हैं, ठीक है। तो एक दूसरे के साथ लड़ते हैं, जिसमें जयचंद पृथ्वीराज चौहान का साथ देते हैं, क्योंकि अभी तक वो उनकी बिटिया को लेकर नहीं भागे थे, अभी तक गुस्साए नहीं थे, तो वो साथ दे देते हैं, ठीक है, पृथ्वीराज चौहान का। तो दोनों मिल के क्या करता है लोग? मोहम्मद गौरी को मन भर पिटता है लोग। इससे पहले बहुत सारे इतिहास के बुकों में अगर देखेंगे तो बहुत बार हरा चुके हैं पृथ्वीराज चौहान, कई बार हराए थे ये मोहम्मद गौरी को, बड़ी मार मारे थे, ठीक है। बहुत बार पिटाया था मोहम्मद गौरी, ठीक है। लेकिन उसके अगले साल ही ये क्या बोले, पृथ्वीराज चौहान घटना कर देते हैं, उनकी बेटी को लेकर फिरार हो जाते हैं। किनकी बेटी को? जयचंद को। अब जयचंद गुस्सा आ जाते हैं, यही मौका देखता है और मोहम्मद गौरी क्या करता है? जयचंद को संदेश भेजता है, चढ़ाने लगता है कि देख लीजिए आप उसका साथ दिए हैं, आपकी बेटी को लेकर भाग गया, जाइए मर्दे, रह जाइएगा ऐसे ही है, आइए मेरे साथ मिल जाइए और मारा जाएगा इसको, ये पृथ्वीराज चौहान को मारा जाएगा। अब चढ़ाने लगा। अब जयचंद क्या किए? उनको भी बहुत ज़्यादा गुस्सा था, गुस्से में वो क्या किए, उनको समझ नहीं चाहे और वो पृथ्वीराज चौहान से गद्दारी कर दिए और क्या किए? मोहम्मद गौरी के साथ मिल गया, ठीक है। अब मोहम्मद गौरी क्या किया? जस्ट 1 साल बाद तुरंत क्या किया? 1192 में फिर से आगे लड़ने। पृथ्वीराज चौहान भी चौंक गए कि इतना मारे थे इसको, ये कैसे आ गया फिर लड़ने के लिए। उनको भी समझ नहीं आया कि गजब हाल, ये कैसे लौट के आ जाएगा, ये हो ही नहीं सकता है, क्योंकि लास्ट युद्ध में इतना उसको मारे थे कि जो मोहम्मद गौरी के जो मतलब सैनिक वगैरह थे, उसको घोड़ा पर लाद लूट के भगाया था लोग किसी भी तरह, ठीक है, जान बचाकर भाग गया था किसी भी तरह। तो वो भी ताज्जुब हो गया कि ये कैसे लौट के आ गया फिर लड़ने के लिए। बाद में मालूम चला कि जयचंद उन्हीं के साथ मिल गया है, इसीलिए वो आया है, मौका का फायदा उठाया। अब जाहिर से बात है, जयचंद की सेना वगैरह मिल गई, जयचंद जानते थे पृथ्वीराज चौहान के बारे में कैसे युद्ध लड़ते हैं, तो जाहिर सी बात है घर की भेदी लंका ढाए, अब घर का ही आदमी मिल गया तो हार ही जाएंगे। तो पृथ्वीराज चौहान की हार हो जाती है और वहाँ पे क्या करता है, ये मोहम्मद गौरी उनको बंदी बना लेता है। तो मोहम्मद गौरी बंदी बना लेता है किसको? ये पृथ्वीराज चौहान को। और इनका एक मित्र है, उन मित्र का नाम है चंदरदाई। ये चंदरदाई जो है एक बुक लिखे थे, उस बुक का नाम है पृथ्वीराज रासो, याद रखना। पृथ्वीराज रासो जो है किसने लिखा था? चंदरदाई। कौन थे? पृथ्वीराज चौहान के मित्र थे चंदरदाई। इनको भी बंदी बना कर लेके जाता है पृथ्वीराज, ये मोहम्मद गौरी पृथ्वीराज चौहान जी को और चंदरदाई दोनों को पकड़ के लेके जाता है दरबार में, और दोनों को दरबार में रखता है, बहुत यातना करता है। लास्ट में क्या करता है, ये पृथ्वीराज चौहान की आँख फोड़ देता है, आँख फोड़ देता है। और अब बहुत ज़्यादा उनको सजाए दे रहा था, बहुत ज़्यादा उनको प्रताड़ित कर रहा था, यानी कि तंग कर रहा था, परेशान कर रहा था, ठीक है। लास्ट में ये पूछता है कि आपकी आखिरी इच्छा क्या है? तो चंदरदाई जो है दिमाग लगा देते हैं
उनको याद आ जाता है कि पृथ्वीराज चौहान जो हैं ये शब्द भेदी बाण चलाना जानते हैं, ठीक है, यानी आवाज़ सुनकर चला सकते हैं। अब वो दिमाग लगाते हैं, बोलते हैं कि हमारी आखिरी इच्छा है। वो किसे बोलते हैं? वो दरबार में जो मौजूद जो उस समय जो राजा था, यानी जो शासक था, सुल्तान जो था, उससे आग्रह करते हैं कि एक बार शब्द भेदी बाण चलाने के लिए आज्ञा दे दी जाए। ये शब्द भेदी बाण चलाने का इनको मतलब जानकारी है पृथ्वीराज चौहान को। मैं आग्रह करता हूं कि इनको चलाने दीजिए, ऐसे भी इनका आंख है नहीं, आप देख लीजिए, बिना आंख के ये आसानी से चला सकते हैं। अब सुल्तान जो था बोला ठीक है, हम भी देखना चाहते हैं, इनकी आखिरी इच्छा है तो इनका प्रदर्शन देखना चाहते हैं, चलाने दो। वहीं पे दिमाग लगाते हैं कौन? ये चंद्रदाई, पृथ्वीराज चौहान के जो मित्र हैं, वहीं पे दिमाग लगाते हैं और क्या करते हैं, वो कहते हैं पृथ्वीराज चौहान से कि सुनो ध्यान से, बोलते हैं 4 बांस 24 गज, यानी 4 बांस 24 गज, अंगुल कष्ट प्रमाण, अंगुल कष्ट प्रमाण, यानी 4 बांस 24 गज। वो एक ट्रिक बताते हैं, यानी कि एक तरह से वो एक कोड बताते हैं, उनको बता रहे हैं कि क्या करना है। देखो सुनो, खुद समझ आ जाएगा। 4 बांस 24 गज, अंगुल कष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान। मतलब इसका मतलब क्या हुआ? वो बता रहे हैं इशारे में कि इतना गज दूर है सुल्तान, अब उंगली कस लो, ठीक है, और यहाँ पे है सुल्तान। वो इशारे में सारी चीज़ें डायरेक्शन बता देते हैं कि इतनी दूरी पे है, यहाँ पे खड़ा है, तुमको चूकना नहीं है, तीर ऐसे मारना है कि आर पर निकल जाए, सुल्तान को ख़त्म कर देना है। इस डायरेक्शन के अनुसार बिना देखे हुए, यानी आँख तो फूट गई थी पृथ्वीराज चौहान जी की, तो आँख फूट गई थी, बिना देखे हुए इस चंद्रदाई के डायरेक्शन के अनुसार वो तीर चला देते हैं, क्योंकि उनको तो प्रदर्शन करना था, दिखाना था, मौका मिल गया था, तीर चला दी और सुल्तान क्या हुआ? मर गया। तो बहुत सारे इतिहासकार कहते हैं कि वो वहाँ पे मोहम्मद गोरी था, वो मर गया। लेकिन फिर हम लोग पढ़ते हैं लोग कि मोहम्मद गोरी को 12 से 6 में एक क्या बोलते हैं, जाटों ने मार दिया, नदी के किनारे मार दिया। तो ऐसे कैसे हो गया? तो बहुत सारे इतिहासकार मानते हैं कि उस समय मोहम्मद गोरी नहीं था दरबार में। दरबार में ये तो मोहम्मद गोरी लड़ता था, और दरबार में जो सुल्तान था, इसका भाई गयासुद्दीन था, गयासुद्दीन सुल्तान, मतलब उसको मारे थे पृथ्वीराज चौहान। अब क्या है नहीं है ये जानने की उतनी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, बस ये समझो कि ये हुई थी घटना। चंद्रदाई दो हैं वो ऐसे बताए थे, ऐसे डायरेक्शन दिए हुए थे, और बिना देखे हुए पृथ्वीराज चौहान वहाँ का जो मौजूद जो भी सुल्तान हो, ससुरा जो भी हो, चाहे मोहम्मद गोरी हो या गयासुद्दीन हो, किसी कोई भी हो, लेकिन सुल्तान को उड़ा दिए थे। ये हुई बदला लेने की बात, ठीक है, बिना देखे हुए इसको खत्म कर दिया, ठीक है। तो समझिए, ये पृथ्वीराज चौहान की कहानी थी। उसके बाद वहीं पे पृथ्वीराज चौहान को जेल में ही धीरे धीरे मतलब बीमार पड़ने के बाद उनकी मृत्यु हो जाती है, ठीक है। तो पृथ्वीराज चौहान के बारे में हम लोग डिटेल से समझ गए लो। ये जो है ना, आपको अगर नहीं दिख रहा होगा तो थोड़ा सा जूम कीजिएगा, ये आप बेहतर तरीके से बढ़िया क्वालिटी में देखिएगा, इसको आप रट लीजिएगा, या ये बहुत बेहतरीन तरीका है। ये जो डायलॉग जो है, या जो कोड जो है, अभी क्या चलता है, जैसे मोर्स कोड चलता है, ऐसे टिक 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 टिक, समझ जाता है लोग कि क्या क्या कौन सा डिजिट है या कौन सी वर्ड बोला जा रहा है, वही समझिए कि ये मोर्स कोड था, उस समय का मोर्स कोड था। 4 बांस 24 गज, अंगुल कष्ट प्रमाण, ता ऊपर सुल्तान मत चुको चौहान। समझे? ये कोड इतना बेहतरीन कोड था कि इसी कोड के अनुसार बिना देखे हुए तीर मार के उड़ा दिए। तो चौहान वंश को अपने डिटेल समझ लिए, पृथ्वीराज चौहान के बारे में डिटेल समझ लिए। कहीं भी आपको किसी भी तरह का दिक्कत लग रहा हो या किसी भी तरह का डाउट लग रहा हो तो कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताइएगा, और वीडियो कैसे लगा ये भी बताना है, और बेहतर लगा तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा बच्चों के पास शेयर करें, ताकि बहुत सारे बच्चे हमसे जुड़ सकें, ठीक है। तो फिर यहीं तक इसको ख़त्म करते हैं। कल के वीडियो में देखा जाएगा क्या पढ़ा जाएगा। हमको लग रहा है कि मध्यकालीन शुरू किया जाएगा, ठीक है। तो शुरू से आप वीडियो आपको देखते आ रहे हैं तो बेहतर तरीके से समझ आ रहा होगा, और नहीं देखते आ रहे हैं तो शुरू से बहुत सारे वीडियो आपको प्ले लिस्ट में मिल जाएगा, आप देख सकते हैं। ज्योग्राफी का भी जल्द ही क्लास और डाला जाएगा, उसमें वीडियो उसका थोड़ा सा रुक गया है, मतलब कि थोड़ा सा क्लास उसका रुका हुआ है, उसको भी कंटिन्यू किया जाएगा, घबराने की जरूरत नहीं है, सब आएगा। तो यहीं वीडियो खत्म करते हैं, फिर मिलेंगे दूसरे किसी वीडियो में। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार, अस्सलाम वालेकुम, जय हिंद, जय भारत। और अपना ख्याल रखें और देखते रहें और पढ़ते रहें, ठीक है।